बिखरी हुई कड़ियां। सरसों के खेतों के बीच खड़ी युवती ने अपने कमर तक लहराते काले बालों को समेटा और अपनी पीले रंग की लहरिया चुन्नी को कमर के दाहिने हिस्से से बांधकर खेतों के बीच से गुजर रही पगडंडी पर एक नजर डाली। कभी एक सफेद घोड़े पे सवार युवक को अचानक अपने समीप पाकर वह घबरा गई। उसकी धड़कन तेजी से चलने लगी। वह तेज सांस लेती हुई झटके से उठ बैठी। उसने अपने सिरहाने पर रखे मोबाइल पर नजर डाली। रात के 2 बज रहे थे। ये सपना मेरा हार्ट फेल करवा कर ही बंद होगा, श्रुति बुदबुदाई। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। इस डुप्लेक्स घर में मम्मी पापा का बेडरूम नीचे की मंजिल में है। श्रुति और उसके छोटे भाई का बेडरूम ऊपरी मंजिल में अगल बगल में है। उसने भाई के कमरे में झांका। हमेशा की तरह ही लापरवाह विजितेश ने कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ रखा था। उसका तकिया, चादर बिस्तर के नीचे और कुछ किताबें बिस्तर में उसके इर्द गिर्द बिखरी हुई थी। श्रुति ने नाइट बल्ब की धीमी रोशनी में उसका कमरा व्यवस्थित किया और बाहर आकर कमरे की बालकनी से पूरी सोसाइटी का नज़ारा देखने लगी। इस डुप्लेक्स सोसाइटी में सड़क के दोनों तरफ अशोक के पेड़ों की कतार है। लोग भी पेड़ पौधों के बहुत शौकीन हैं। सभी ने अपने घर के आंगन, बरामदे से लेकर छत तक बोगनवेलिया, मधुमालती की बेलें चढ़ा रखी है, जिनके फूलों की मादक सुगंध हवा में तैर रही है। भीगी सड़कें बरसात का कहर चुपचाप झेल जाने का संकेत दे रही थी। तभी उसे सीटी बजाने और लाठी ठकठकाने की आवाज नजदीक आती सुनाई दी। सोसाइटी के चौकीदार के आने की आहट ने उसे बालकनी से हटकर कमरे में जाने को मजबूर कर दिया है। वह पहले भी उसके पिता से श्रुति की आधी रात को बालकनी में खड़े होने की शिकायत कर चुका है। श्रुति अपने बेडरूम में आकर बिस्तर पर लेट गई और दोबारा सोने की नाकाम कोशिश करने लगी। सुबह सबसे पहले रसोई में पहुंचकर चाय बनाने लगी। माँ रीना जब रसोई में पहुंची, श्रुति सबकी पसंद के अनुसार ब्लैक चाय, कॉफी और बनाना मिल्कशेक तैयार कर चुकी थी। विजितेश सीढ़ियों से तेजी से उतरता हुआ आया और शेक को लपक कर उठा लिया। थैंक्स दी, वह मुस्कराया। कल रात फिर से वही सपना देखा क्या? कितनी बार कहा है सिरहाने लोहे का चाकू रखा करो। रीना उसे ब्लैक कॉफी थमाकर चाय की ट्रे उठाकर अपने कमरे में चली गई। सभी के लिए यह एक आम बात बनकर रह गई थी, मगर श्रुति के लिए वही 3-4 तरह के सपने घूम फिरकर आना परेशानी का सबब बन चुके हैं। श्रुति बीकॉम की छात्रा है। उसने अपनी घनिष्ठ सहेलियों ईशिता और ज्योति से भी इसका कारण पूछा, तो किसी ने बचपन की पुरानी घटना से जुड़ा होना बताया, तो किसी ने इसे पुनर्जन्म से भी जोड़ दिया। तू पक्का पिछले जन्म में किसी किसान की बेटी रही होगी, ईशिता ने कहा, और तुझे देखकर गांव के जमींदार का दिल तुझ पे आ गया होगा। वही तुझे घोड़े पे बैठाकर ले उड़ा होगा, ज्योति ने कहा। या फिर वही सरसों के खेत में। वो गाना तो सुना है ना, हुई चोरी चने के खेत में, ईशिता ने मजाक बनाया। हाँ, फसल का ही तो अंतर है, मुझे भी यही लगता है, ज्योति भी मजाक बनाती हुई बोली। उस दिन से उसने उन दोनों से इस विषय में फिर दोबारा चर्चा नहीं की। श्रुति को कॉलेज के लिए तैयार होता देखकर माँ ने चिंतित स्वर में कहा, मैं तेरे लिए काले घोड़े की नाल से अंगूठी बनवा दूंगी, फिर देखना ये सपने आने बंद हो जाएंगे। ये गारंटी किसने दी है? श्रुति ने पूछा। मैंने यूट्यूब में इसका उपाय देखा है, माँ ने पूरे विश्वास से कहा। मैं नहीं पहनूंगी। क्यों नहीं पहनेगी? पता चला सफेद घोड़े की जगह काले घोड़े के सपने आने लगे। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम परेशान मत हो बेटा, मैं बड़े मंदिर के पुजारी को तेरी कुंडली दिखाकर आऊंगी, फिर उसी के अनुसार अनुष्ठान कर लेंगे, रीना ने कुछ देर सोचकर कहा। टिफिन तैयार है? नहीं तो मैं कॉलेज कैंटीन से कुछ ले लूंगी, श्रुति ने स्कूटी की चाबी उठाते हुए पूछा। ये ले टिफिन, तेरी पसंद की भिंडी फ्राई और पराठे रखे हैं, माँ ने टिफिन थमाते हुए कहा। श्रुति मुस्करा दी, किंतु उसकी आंखों के कोर आंसुओं से भीग गए। पिछले 3 सालों से यही सिलसिला चला आ रहा है। जब भी उसे सपने परेशान करते हैं, माँ उसका मूड फ्रेश करने के लिए उसकी मनपसंद सब्जी बनाती है। आज सुबह नाश्ते से लेकर डिनर तक उसी की पसंद का भोजन होगा। उसने एक नज़र माँ पर डाली और सोचने लगी कि माँ भी क्या करे। वे भी उसके ऊटपटांग सपनों के लिए अब तक ना जाने कितने उपाय कर हार चुकी है।
कॉलेज गेट पर ही उसे ऋषभ मिल गया। ये मुंह क्यों लटका? ये मुंह क्यों लटका रखा है? यूं ही। तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मुस्कुराती हुई सुंदर लगती हो। तुम्हारे गालों की ये डिंपल, ये काली कजरारी आंखें, सच कहूं तो तुम्हारी सुंदरता का अंश मात्र भी मैं बखान नहीं कर पाता। कवि तो हूं नहीं, तुम्हारी तरह कॉमर्स का छात्र हूं। ऋषभ ने फ्लर्ट करते हुए श्रुति से कहा। श्रुति भी ये बात जानती थी कि ऋषभ उसके इर्द गिर्द ही नहीं घूमता, बल्कि कॉलेज से जुड़े उसके सारे कामों को उसने अपने कंधों पर ले रखा है। ऋषभ और श्रुति की दोस्ती सभी को पता थी। कैंटीन में अपना टिफिन ऋषभ के साथ शेयर करते हुए श्रुति ने पूछा, 2 महीने में एग्जाम्स हो जाएंगे, फिर क्या इरादा है? एमबीए करूंगा, फिर पापा के बिजनेस को संभालूंगा। ऋषभ ने लापरवाही से कहा। उसे अभी संभाल लो, एमबीए की क्या जरूरत? श्रुति ने चिढ़ाया। हाँ, पापा तो हमेशा से यही चाहते हैं, लेकिन जैसे ही बिजनेस को हाथ लगाया तो तुरंत 6 महीने में शादी कर देंगे कि बेटे के हाथ में पैसा आने लगा है, कहीं बिगड़ ना जाए। ऋषभ की बात सुनकर ज्योति बोल उठी। सच, मेरे घर में भी भैया का यही हाल है। वह भी आलतू फालतू कोर्स में नाम लिखाकर कॉलेज दौड़ता रहता है। उसे भी पता है कॉलेज बंद तो ट्रैक्टर की एजेंसी को संभालने को बोल देंगे। फिर वही शादी और नून तेल का चक्कर। श्रुति, तुम भी एमबीए ज्वाइन कर लेना, ऋषभ ने कहा। हाँ, मुझे बैंक की प्रतियोगिता के एग्जाम्स देने हैं। मैं बैंक या एमएनसी में काम करना चाहती हूँ, श्रुति ने कहा। ओह, फिर मैं अपने पापा का बिजनेस कैसे संभाल पाऊंगा? तुम्हारी महानगर में जॉब लग गई तो? ऋषभ ने चिंतातुर होकर कहा। तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे श्रुति तुम्हारी बीवी हो, ईशिता ने हंसते हुए कहा। श्रुति ने शर्म से नजरें झुका ली। उसके गाल आरक्त हो उठे। उसने पहले इस विषय में कुछ सोचा ही नहीं था। ऋषभ खिसियाकर अपनी गरम चाय के घूंट तेजी से भरने लगा और उठकर चला गया। ज्योति ने ईशिता को डपटा। क्या यार, तूने उसे एम्बैरेस कर दिया। श्रुति चुपचाप अपने टिफिन को समेटती रही। उस दिन के बाद से श्रुति की सोच बदल गई। उसे रात दिन ऋषभ की नई पुरानी हर बात याद आती गई। अब उसे एहसास होने लगा था कि ऋषभ तो हमेशा से उसके इर्द गिर्द ही पृथ्वी की तरह परिक्रमा कर रहा था। उसने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया। नया नया हेयर स्टाइल ट्राई करना शुरू कर दिया। जब ऋषभ प्रशंसात्मक नजरों से उसे देखता तो वह भी मुस्कुरा देती। कॉलेज की विदाई पार्टी में जब वह पीले रंग की लहरिया साड़ी में कॉलेज पहुंची तो ऋषभ उसके कानों में आकर बुदबुदाया। सूरजमुखी का फूल लग रही हो। तुम्हें तो उपमा देनी भी ठीक से नहीं आती, श्रुति ने कहा। कहा ना, कवि नहीं हो, कॉमर्स का छात्र हो। मैं सपाट बात करता हूं, मुझसे शादी करोगी? श्रुति अचकचा गई, फिर मुस्कुराकर बोली, सोच कर बताती हूं। शाम को पार्टी के बाद ऋषभ ने कहा, आज ही मैं अपनी नई कार लाया हूं, चलो कहीं घूम कर आते हैं। 15 दिन बाद से फाइनल एग्जाम है। आज वैसे भी लेट हो गए हैं, एग्जाम खत्म होने पर घूमने चलेंगे, ज्योति ने कहा। हाँ, ये सही कहा, ईशिता और श्रुति ने भी सहमति प्रदान की। चलो, आज तुम सबको घर ड्रॉप कर देता हूं। आज तो तुम लोग बहुत सज धज कर आई हो। ऋषभ के इस प्रस्ताव को सबने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कार से उतरकर श्रुति अपने घर के गेट को खोलने के लिए बढ़ी तो देखा उसके पड़ोस के मकान में नए किराएदार का सामान उतर रहा है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी और मोटरसाइकिल उसके गेट से चिपक कर खड़ी है। इसी तरह जगह बनाते हुए उसने अपना गेट खोला तो उसकी साड़ी का आंचल मोटरसाइकिल से उलझ गया। ओ मेरी नई साड़ी, बुदबुदाते हुए उसने सावधानी से मोटरसाइकिल के हैंडल्स और पल्लू छुड़ाया तो उसकी नज़र हेडलाइट के कवर पर पड़ी, जिसमें सफ़ेद दौड़ते हुए घोड़े का स्टिकर चिपका हुआ था। ओह, तो ये था मेरे सपने का राज, लहरिया दुपट्टा और सफ़ेद घोड़ा। माँ ने ठीक कहा था कि सपने भावी जीवन पे संकेत भी देते हैं। ये आज के दिन का संकेत था, मेरा प्रपोज डे। वो खुशी से उछलती हुई घर में दाखिल हो गई। पूरा महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। एग्जाम्स बहुत अच्छे गए थे। श्रुति भी अब चैन की नींद सो रही थी। श्रुति जल्दी से सीढ़ी उतरती जा रही थी कि अचानक धक्का लगा और वह मुंह के बल नीचे गिर गई। उसकी कोहनी और घुटने छिल गए। एक तीखी लहर के साथ दर्द का सैलाब उठा। वह झटके से उठ बैठी। आज कितने महीने के बाद फिर से वही सपना आया था। श्रुति बिस्तर से उठकर बालकनी में आ गई। उसने बालकनी से चारों तरफ देखा। अचानक वह चौंक उठी। उसके बगल के डुप्लेक्स की बालकनी में खड़ा युवक उसी को घूर रहा है। श्रुति हड़बड़ाकर बालकनी से अंदर आ गई।
अपने कमरे में बैठकर वह सोच विचार में पड़ गई। एक सपने का अर्थ तो समझ आ गया, इस सपने का अर्थ भी समझ आ जाए तो फिर सपनों से भयभीत होना बंद हो जाएगा। श्रुति ने एक गहरी सांस भरी और दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। सुबह ऋषभ का फोन आ गया कि कॉलेज कैंटीन में आकर मिलो, आज कॉलेज से एनओसी भी लेनी है। घर से बाहर निकलते ही बगल के घर से उसकी स्कूटी के आगे लगभग 3 साल का बच्चा दौड़ता हुआ आ गया। बच्चे को बचाने के चक्कर में वह स्कूटी लेकर लुढ़क गई। फिर भी उसने तुरंत उस बच्चे को जमीन से उठाया और अपने नए पड़ोसी के घर में लेकर चली गई। सामने बरामदे में वही कल रात वाला युवक खड़ा था। इस तरह से गेट खुला मत रखिए, ये भागती हुई मेरी स्कूटी से टकरा गई, अच्छा हुआ कि इसे चोट नहीं लगी। श्रुति बच्ची को गोद से नीचे उतारते हुए एक सांस में कह गई, सॉरी, हमारी गलती की सजा आपको मिली है, देखिए आपकी कूहनी से खून निकल रहा है। युवक ने शर्मिंदा होकर कहा। श्रुति का ध्यान अपनी कुहनी पर गया जो सड़क में रगड़ खाकर छिल गई थी। उसे अपने घुटनों में भी जलन का एहसास होने लगा। श्रुति का दर्द भरा चेहरा देखकर युवक ने उसे डॉक्टर के पास चलने का प्रस्ताव देते हुए कहा, आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, आप मेरे साथ चलिए। बरामदे से आ रही आवाजों को सुनकर अंदर से युवक के माता पिता भी निकलकर आ गए। क्या हुआ अनुज? उन्होंने अपने बेटे से पूछा। मनु दौड़कर मम्मा मम्मा करती हुई उनसे लिपट गई। माँ, ये मनु बाहर निकल गई और इनकी स्कूटी से टकरा गई, ये इसके चक्कर में गिरकर चोटिल हो गई है। अनुज ने पूरी बात बताई। अच्छा हुआ मुझे चोट लगी, मैं तो बर्दाश्त कर सकती हूँ। मनु ठीक है, यही मेरे लिए काफी है। कहकर श्रुति जाने के लिए मुड़ी तो अनुज की माँ ने कहा, ठहरो बेटी, तुम हमारे पड़ोस में ही तो रहती हो, तुम्हारी माँ से परिचय हो चुका है मेरा। बैठो बेटा, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। नहीं माँ, मैं इन्हें डिस्पेंसरी ले जाकर फर्स्ट एड और टिटनेस टीका लगवाकर लाता हूँ। फिर अनुज पूरे अधिकार से उससे बोला, आप अपनी स्कूटी की चाबी मुझे दीजिए और चलिए मेरे साथ। श्रुति उसे मना ना कर सकी और यंत्रवत उसके पीछे चल पड़ी। श्रुति कॉलेज देर से पहुंची। उसे देखकर ऋषभ ने हंसकर कहा, ये तोड़फोड़ कहाँ से करके आ रही हो? एक बच्ची बच गई, मेरे लिए यही काफी है। वह बच्ची बहुत प्यारी सी है, गोरी, बोल मटोल, घुंघराले बालों वाली। तुम भी बचपन में ऐसी ही प्यारी लगती होगी, ऋषभ ने कहा। सच कहा तुमने, तभी मैं कहूं कि वह चेहरा पहले भी कहीं देखा है। घर जाकर अपनी पुरानी एल्बम से वह फोटो निकालूंगी और मनु की मम्मी को दिखाऊंगी, वे भी चौंक जाएंगी। वैसे हमारे पड़ोसी है बड़े मजेदार, एक बच्चा 25-26 का, दूसरा 2.5 साल का। कमाल है, उनकी जवानी की दाग देनी पड़ेगी। ऋषभ की बात सुनकर श्रुति की हंसी छूट गई। तभी ईशिता ने आकर धमाका कर दिया, रिजल्ट आ गया है और श्रुति ने कॉलेज टॉप किया है। झूठ मत बोल, अभी तो नेट पे चेक किया, कोई रिजल्ट नहीं है, सर्वर डाउन हो गया है। अब शाम तक रिजल्ट अपलोड होंगे, मैं नोटिस बोर्ड देखकर आ रही हूं। सच? श्रुति खुशी से नोटिस बोर्ड की तरफ दौड़ पड़ी। चलो पार्टी करते हैं, ऋषभ ने कहा। नहीं, मेरे घर चलो, मैं अपने परिवार के साथ इस खुशी को शेयर करना चाहती हूँ। पार्टी मेरे घर में होगी। श्रुति की बात से सभी सहमत हो गए। गेट पर श्रुति के साथ 3-4 लोगों को आते देखकर रीना आशंका से भर उठी। सोचने लगी कि मैंने इसे सुबह ही कॉलेज जाने से मना किया था कि आज तेरा दिन ठीक नहीं है, मगर नहीं मानी। ये सब लोग इसे घर पहुंचाने आए हैं, कहीं कॉलेज में इसे चक्कर तो नहीं आ गए। मम्मी, मेरा रिजल्ट आ गया, मैंने टॉप किया है, श्रुति माँ के गले लिपटकर चहकी। देर रात तक पार्टी की धूम मची। ईशिता, ज्योति, ऋषभ के अतिरिक्त अन्य सहपाठी भी इस पार्टी में फोन कर बुला लिए गए। सबके जाने के बाद श्रुति ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब आपको मेरे सपनों के लिए किसी ज्योतिषी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। मुझे पता चल गया है कि ये सपने मेरे जीवन के शुभ संकेत हैं और मुझे इनसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तुझे कैसे पता चला? कब से सीढ़ी से गिरकर चोटिल होने का सपना देख रही थी और आज स्कूटी से गिरकर जब चोटिल हुई तो आज ही मुझे टॉपर बनने का सौभाग्य मिल गया। श्रुति ने कहा, पता है पिछले 2 सालों से मैं 5 नंबरों से दूसरे स्थान पर रह जाती थी। वैसे मैं तेरी कुंडली दिखा चुकी हूं, उन्होंने कहा है तेरा भविष्य बहुत उज्जवल है, विवाह की चिंता ना करें, घर बैठे रिश्ता आएगा। रीना ने बताया, मुझे पहले MBA करना है, जॉब करनी है, उसके बाद ही विवाह करूंगी। श्रुति की बात सुनकर रीना मुस्कुराकर रह गई। वह आज के दिन उसकी खुशी को कम नहीं करना चाहती थी।
श्रुति अनुज के साथ मौसी को लाने जा रही थी तो रास्ते में क्या हुआ? जिस मनु को श्रुति अनुज की बहन समझ रही थी वह दरअसल कौन थी? मौसी के आने से क्या राज खुला? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इंतजार करें कहानी की अगली किस्त का। नन्ही मनु अक्सर उनके घर आ जाती। श्रुति को वह दीदी कहकर बुलाती। श्रुति भी आजकल फुर्सत में थी। वह भी नन्ही मनु के साथ खेल में मगन हो जाती। श्रुति को तैयार होकर बाहर निकलता देखकर माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी रेखा मौसी दिल्ली से अकेले आ रही हैं। उन्हें अपने घर की लोकेशन सेंड कर देना, वे टैक्सी कर आ जाएंगी। मौसी अकेले आ रही है? श्रुति ने पूछा। हाँ, दोनों बच्चे तो विदेश पढ़ने को भेज दिए उसने। अब घर में मन ऊब जाता है। मैंने ही कहा कि कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाओ। तुम्हारे मौसा तो अपने व्यापार में ही व्यस्त रहते हैं। मौसी ने कभी दिल्ली में भी अकेले ट्रैवल नहीं किया होगा। यहाँ भोपाल में हमारे घर कोलार रोड में क्या पहुँच पाएंगी? मैं उनकी फ्लाइट डिटेल ले लूंगी, फिर टैक्सी से उन्हें ले आऊंगी। मौसी सिर्फ बातों की उस्ताद है, बाकी उन्हें कुछ आता जाता नहीं, श्रुति ने कहा। ऐसा नहीं कहते, माँ ने डपटा। माँ, इनकी फ्लाइट 6 बजे पहुंच पाएंगी। मैं और ज्योति ईशिता की सरप्राइज बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। मैं मौसी को एयरपोर्ट से लेती हुई घर आ जाऊंगी। श्रुति ने अपना पर्स संभाला और गेट से बाहर निकल गई। टैक्सी का इंतजार करते हुए उसने ज्योति को फोन मिलाया। ज्योति, तू केक और स्नैक्स लेती आना, मुझे बैरागढ़ पहुंचने में समय लग जाएगा। ये टैक्सी भी कैंसिल दिखा रही है। देखो, अब दूसरी बुक करती हूँ। टैक्सी क्यों लेनी, आइए मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। अनुज ने अपनी कार उसके सामने रोककर कहा। मुझे अपनी फ्रेंड के घर बैरागढ़ पहुंचना है, आपको देर हो जाएगी। श्रुति ने कहा। आज संडे है, मैं तो यूं ही बड़ा तालाब तक घूमने निकला था। अनुज ने कहा। तीती। पीछे सीट पर बैठी मनु चहक उठी। ड्राइविंग सीट पर बैठकर श्रुति ने मनु को आगे अपनी गोद में बैठा लिया। ये आगे बैठकर सारे बटनों से छेड़खानी करती है, इसीलिए मैं इसे चाइल्ड सीट में बैठाकर ही घुमाने ले जाता हूं। बच्चों की सेफ्टी के लिए ये जरूरी भी है। श्रुति ने सहमति प्रदान की। कॉन्ग्रैट्स मिस टॉपर। थैंक्स। आगे क्या विचार है? MBA। गुड, मैंने भी दिल्ली से MBA किया है। दोनों विभिन्न कॉलेजों की गुणवत्ता पर चर्चा करते रहे। बैरागढ़ पहुंचकर श्रुति ने मनु को पीछे सीट पर बैठा दिया। मनु अभी तक श्रुति के मोबाइल पर कार्टून देखती आ रही थी। उसने मोबाइल वापस करने से मना कर दिया। लाओ, इधर जिद नहीं करते। अनुज ने डपटा तो मनु ने मोबाइल सीट के नीचे फेंक दिया। दोनों एक साथ झुके तो श्रुति के चेहरे से अनुज का हाथ टकरा गया। उसकी बाजू पर बने काले सर्प के टैटू को देखकर वो चौंक उठी। उसके होठों की लिपस्टिक सर्प के फन पर छप चुकी थी। एक पल को श्रुति ने उसे घूरा, फिर उसकी बाह एक हाथ से थामी और दूसरे हाथ से टैटू के ऊपर छपी लिपस्टिक पोंछ दी। ये घिसने से नहीं निकलेगा, परमानेंट टैटू है। अनुज वस्तुस्थिति से अनजान था। श्रुति मुस्कराई और अपना मोबाइल और पर्स संभालती हुई सहेली के अपार्टमेंट को मुड़ गई। वह फ्लैट की घंटी बजाने को हुई तो पीछे से ज्योति भी पहुंच गई। ये तूने ठीक सोचा सरप्राइज देने का। बेचारी सतना से भोपाल पढ़ाई के लिए ही तो आई है, यहां अकेले ही बनाती खाती है। हम लोग तो अपने परिवार के साथ रहते हैं, तुम लोग अचानक? ईशिता ने चौंक कर कहा। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, दोनों बोल पड़ी। वेलकम वेलकम कहते हुए अपनी टी-शर्ट ठीक करता हुआ ऋषभ भी अंदर से निकल आया। हम तो सरप्राइज देने आए थे, खुद ही सरप्राइज हो गए तुम्हें यहां मौजूद देखकर, ज्योति ने हैरानी से कहा। श्रुति की तेज निगाहें कमरे का मुआयना करने लगी। सेंटर टेबल पर रखी बर्फ, नमकीन, सोडा उन दोनों के बीच पक रही खिचड़ी की चुगली कर रहा था। उसके मन के भीतर कुछ दरक गया। मुझसे कह रही थी किसी को बताना नहीं और खुद ऋषभ को यहां बुला लिया। अरे एकांत का मजा भी कुछ और है। ज्योति ने श्रुति से कहा। उसकी बात सुनकर ईशिता और ऋषभ एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। श्रुति गंभीर हो उठी। मुझे किसी ने नहीं बुलाया, मैं खुद ही यहां आया हूं। तुम दोनों तो मेरे साथ चीयर्स करने से रही। ईशिता तो खुद ही बुला लेती है, साथ में बढ़िया खाना भी खिलाती है। ऋषभ ने सफाई दी। ज्योति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद श्रुति ने कहा, फटाफट केक काटो, मुझे मौसी को रिसीव करने एयरपोर्ट भी जाना है। रेखा मौसी हमेशा की तरह अपने वैभव का प्रदर्शन करती हुई नजर आ गई।
वे अपनी महंगी साड़ी, गॉगल्स, डायमंड पेंडेंट सेट पहने हुए उसकी तरफ हाथ हिलाती हुई आ पहुंची। श्रुति, तू इतनी पतली क्यों हो गई है? पढ़ाई का बोझ है या डाइटिंग करती है? रेखा मौसी आदतनुसार बोलना शुरू कर चुकी थी। टैक्सी से उतरकर जैसे ही रेखा मौसी ने उसके गेट की तरफ कदम बढ़ाया, बगल के गेट से अनुज अपनी बाइक निकालता दिखा। मौसी को देखकर वह चहक उठा। तुरंत पास आकर उनके पैर छूने लगा। मौसी भी उससे घुलमिल बातें करने लगी। श्रुति ने उन्हें अंदर चलकर बात करने को कहा तो अनुज को याद आया कि वह घर से सब्जी लेना बाहर निकला था। उसने मौसी से फिर मिलने का वादा किया और बाइक लेकर चला गया। अंदर पहुंचकर सबसे मिलने के बाद मौसी ने अनुज का राग छेड़ दिया। दीदी, तुम्हें पता है यह अनुज बहुत ही प्यारा बच्चा है। दिल्ली में हमारे पड़ोस में ही तो इनका भी बंगला है। इसके पिता रिटायर्ड आईएएस हैं। सिर्फ अनुज की खुशी के लिए ये लोग भोपाल आ गए हैं। लाडला बेटा होगा। इसी से जहां बेटे की नौकरी बीएचईएल लगी वहीं ये भी चले आए। रीना ने व्यंग्य किया। बेटे की नौकरी नहीं बल्कि मनु की वजह से उन्हें यहां आना पड़ा। वो मनु को दिल्ली छोड़ने को तैयार ही नहीं हुआ। रेखा ने कहा, अपनी बहन से इतना प्यार ऐसा तो पहली बार देख सुन रहे हैं। श्रुति ने आश्चर्य से कहा, बहन? कौन सी बहन? वो तो इकलौता लड़का है। मौसी ने हैरानी से पूछा, अरे वो नन्ही बच्ची मनु, क्या वह दिल्ली में पैदा नहीं हुई थी? श्रुति ने कहा, अरे तुम लोगों को कुछ नहीं पता क्या मनु के बारे में? मौसी ने आश्चर्य से पूछा, तुझे तो पता ही है मैं किसी की निजी जिंदगी के विषय को ज्यादा नहीं कुरेदती। रीना ने झुंझला कर कहा, वह तो अनुज की बेटी है। मौसी ने धमाका किया। क्या? रीना और श्रुति चौंक उठी। वो तो आंटी को मम्मा बोलती है। श्रुति ने कहा, बोलना ही कितना आता है, फिर मम्मा बोले भी तो किसे? उसकी माँ तो उसे जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई। बहुत प्यारी थी गरिमा। अनुज और गरिमा की जोड़ी को नजर लग गई। दोनों ने एमबीए की पढ़ाई के दौरान ही विवाह कर लिया था और शादी के 7 महीनों के भीतर ही नन्ही मनु को जन्म देकर मृत्यु के मुख में समा गई। बड़ी जिद्दी और जल्दबाज लड़की थी। उसे हर बात की जल्दी रहती थी। बोलने की जल्दी, खाने की जल्दी, विवाह करने की जल्दी। देखो ना, बच्चे को जन्म देने में भी जल्दी। सतमा से बच्चे को जन्म देकर खुद तो चली गई, पीछे छोड़ गई अनुज और उसके परिवार के लिए मनु की जिम्मेदारी। रेखा मौसी एक सांस में बोल गई, हमने क्या, मोहल्ले में किसी ने भी मनु के विषय में ऐसा सोचा ही नहीं। सभी को लगा बुढ़ापे की औलाद होगी। रीना ने कहा, हाँ, वे बड़े भले लोग हैं। अनुज के घाव को कुरेदना नहीं चाहते हैं, इसी से मनु के विषय में चुप रहते होंगे। मौसी, डिनर तैयार है, चलो। श्रुति की बात सुनकर सभी चल पड़े। अपने बगल में लेटी मौसी को सोता हुआ छोड़कर वह बालकनी में आ गई। बगल की बालकनी में उसे अनुज खड़ा दिखाई दिया। आज उसे अनुज के देर रात तक बालकनी में खड़े रहने का राज समझ आ गया था। गरिमा से जुड़ी यादें उसे सोने नहीं देती होंगी। आज वह उसे देखकर बालकनी से हटी नहीं बल्कि अपना हाथ हिलाकर उसे हेलो बोला। प्रत्युत्तर में उसने भी हाथ हिला दिया। वह कुरेद कुरेद कर मौसी से गरिमा के विषय में अक्सर पूछती रहती। चल, आज अनुज के घर चलते हैं, तुझे एक सरप्राइज मिलेगा वहां, रेखा मौसी ने श्रुति से कहा। मौसी, प्लीज आप वहां गरिमा के विषय में कुछ ना कहना। जिस विषय को वे छेड़ना नहीं चाहती उसे क्यों दोहराना? श्रुति ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। चल पगली, उसकी मां से मेरी गहरी घनिष्ठता है। हम एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाते। लेकिन तेरे सामने अगर वह कुछ बताना ना चाहे तो मैं भी कुछ नहीं कहूंगी। रेखा मौसी की इसी शर्त के साथ वह अनुज के घर चलने को तैयार हो गई। उसे देखकर मनु दौड़कर उसकी गोद में समा गई। दोनों एक कोने में रखे गुड़िया घर के पास बैठकर ऐसे खेलने लगी मानो हम उम्र हों। रेखा और अनुज की मां की बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 1 घंटे बाद श्रुति ने कहा, मौसी, घर चले? मैं तो गप्पों में चाय पिलाना ही भूल गई। तुम अनुज का एल्बम श्रुति को दिखाना। मैं रसोई में कमला को पकौड़े बनाने को बोलकर आती हूँ। अलमारी में से एल्बम निकालकर वे रेखा को थमाकर रसोई में चली गई। श्रुति भी मौसी के बगल में बैठकर एल्बम देखने लगी। ये है तेरा सरप्राइज। कहाकर मौसी ने गरिमा की फोटो पर उंगली रख दी। इसकी शक्ल मुझसे कितनी मिलती है ना मौसी, श्रुति ने आश्चर्य से कहा। मैं तो गरिमा से हमेशा ही कहती थी कि तू पिछले जन्म में जरूर श्रुति की बहन रही होगी, रेखा ने कहा। सच मौसी, सुना तो था कि दुनिया में एक जैसी शक्ल के कम से कम 7 लोग होते हैं, लेकिन देखा आज ही है। इसीलिए मुझे मनु में अपना बचपन दिखाई देता है। ये अपनी माँ की तरह दिखती है। श्रुति अपनी नजर फोटो से हटा ही नहीं पा रही थी। श्रुति को दिल्ली के एक कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। वह मौसी के साथ ही दिल्ली चली गई। श्रुति,
तुझे यहाँ तो वे सपने नहीं आते ना? मौसी ने एक दिन अचानक पूछा। मौसी, मुझे अक्सर रंग बिरंगे फूलों पर मंडराती ढेर सारी तितलियों का सपना आया करता है। जानती हो मौसी, कभी आधी रात में सितारों के नीचे झूला झूलने का विचित्र सपना भी आता है। ये देखो मौसी, ये अनुज की छत पर रखा झूला या बिल्कुल वैसा ही दिखता है, श्रुति ने कहा। मुझसे झूठ बोलकर सोचती है कि मुझे डरा देगी, मौसी ने कहा। अब आप सच ना मानो तो मैं क्या करूं, कहकर श्रुति हंसने लगी। अपना फर्स्ट सेमेस्टर पूरा कर श्रुति छुट्टियों में भोपाल लौट गई। ऋषभ ने मौका गंवाना उचित नहीं समझा। एक दिन अपनी मम्मी को लेकर श्रुति के घर आ धमका। हमारी खुशी तो इन बच्चों की खुशी में ही शामिल है। पिछले 6 महीनों से यह अपने पिता को मनाने में लगा है। हार कर उन्होंने भी यही कह दिया कि तुम अपनी मर्जी से जहां चाहो नौकरी करने के लिए स्वतंत्र हो। बहन, बस आप लोग भी इस रिश्ते की स्वीकृति दे दें, ऋषभ की मां ने कहा। अभी तो ये दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे में शादी की जल्दबाजी क्या उचित होगी, रीना ने कहा। छोटी सी रस्म रख लेते हैं, अगले हफ्ते सगाई अभी कर देंगे, विवाह साल भर बाद कर देंगे। ऋषभ की मां इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। रीना इस बात से सहमत हो गई। उधर ऋषभ श्रुति से कहने लगा, मुझे पता है तुम ईशिता के घर पर वो ड्रिंक्स देखकर नाराज हो। मैंने तुमसे कुछ छिपाया नहीं था। मुझे लगा था ईशिता हर बात तुम्हें बताती ही होगी। श्रुति ने कहा, आइंदा से अपनी हर छोटी से छोटी बात भी मुझसे शेयर करना। ये याद रहे कि सगाई से लेकर शादी के बीच साल भर का अंतराल है। दोनों परिवार अगले हफ्ते होने वाली रस्म की तैयारी में जुट गए। एक दिन रात के 8 बजे अनुज मनु के साथ उसका फर का तकिया और रंग बिरंगी तितली से सजा दोहर व छोटा सा बैग लेकर जब उनके घर आया तो वे लोग कुछ समझ ना सके। मम्मी को दिल का दौरा पड़ा है, वे अस्पताल में है। जल्द ही उनकी ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। कुछ दिन आप मनु को संभाल लीजिएगा। 1-2 दिन में मैं मेड की व्यवस्था कर दूंगा। ये इस तकिया और दोहर के बिना सोती नहीं है, कहकर अनुज ने कुछ जरूरी दवाइयां, कपड़े, कुछ खिलौनों के साथ मनु को साधिकार श्रुति को थमा दिया। कभी तितली वाले दोहर तो कभी फूलों सी नन्ही मनु को देखती रही। आंटी अस्पताल से घर लौट आई, वे बेहद कमजोर हो गई थी। श्रुति और उसकी माँ मनु को लेकर उनसे मिलने गई। मनु निश्चिंत सी श्रुति की गोद में बैठी रही। अनुज की माँ ने डबडबाई आंखों से रीना का हाथ पकड़ा और बोली, किस मुंह से कहो, अगर तुम श्रुति का हाथ मेरे बेटे के हाथ में थमा दो तो मैं निश्चिंत होकर जी सकूंगी, वरना अनुज की उजड़ी गृहस्थी मुझे जीने नहीं देगी। ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी सगाई हो चुकी है, रीना ने अचकचा कर कहा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। श्रुति की मंजूरी सुनकर रीना हैरान रह गई। श्रुति अपने सपनों की बिखरी हुई कड़ी